नमस्कार, आप देख रहे हो हंबी टीवी भारत। लखनऊ से बड़ी खबर। दीपावली और आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने शहर भर में पटाखों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने निर्देश दिए हैं कि अवैध पटाखे गोदामों और अस्थायी दुकानों की सघन चेकिंग और छापेमारी की जाए। पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सिर्फ लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही पटाखे खरीदें और किसी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। साथ ही त्योहारों के दौरान सुरक्षित और नियमों के तहत पटाखे के उपयोग की अपील भी की गई है। कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि वे यह सख्ती आपकी सुरक्षा और सख्ती के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप इसी दीपावली पटाखे खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान रखें, सुरक्षा पहल, त्योहार बाद में। देखिए, जो आगामी त्योहार दीपावली, छठ आदि है और इस समय आतिशबाजियों की दुकानों की काफ़ी जो है दुकानें लगती हैं। विगत दिनों हुए प्रदेश में जो कई जगहों पे घटनाएं हुई हैं, उसके बाद डीजीपी महोदय के आदेशानुसार पूरे जनपद में जितनी भी जगह हैं उन सभी जगहों पे पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ जो है ज्वाइंट चेकिंग कराई गई है। हमारे यहाँ जितने भी लाइसेंसी थे आतिशबाजी के, भंडारण के या निर्माण के, उन सभी लोगों के साथ बैठक कर उनके जो सुरक्षा के जो मानक है उसको सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था। साथ ही साथ फायर ऑफिसर और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वो सभी जगहों पर ज्वाइंट इंस्पेक्शन करें और जो भी कमियां हैं उसकी पूर्ति करें। इसके अलावा जहां भी लोग अवैध आतिशबाजियों का भंडारण या निर्माण कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है छापेमारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, अभी सूचना संकलन कर रही हैं। विगत दिनों में गुडम्बा थाना क्षेत्र में बेहटा में काफी अच्छी बड़ी बरामदगी हुई थी। इसी प्रकार से निगोहा नगराम में कई बरामदगी हुई। साथ ही साथ जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उसमें भी हमारे पुलिस के कर्मी इंटेलिजेंस इकट्ठा कर उसकी बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं। जो भी अवैध भंडारण या अवैध निर्माण के कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, अभी सूचना संकलन कर रहे हैं और छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी वैध हमारे लाइसेंसीदार हैं उन सभी को मीटिंग करके हमारे स्तर पे, डीसीपी के स्तर पे, थाना स्तर पे उनको और ज्वाइंट इंस्पेक्शन के दौरान कि कोई भी कमी सुरक्षा के मानक न रखे ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। दीपावली के समय बहुत सारे जगहों पर, करीब 57 जगहों पर पूरे जनपद में अस्थाई लाइसेंस जो है की दुकानें लगेंगी ताकि जो हमारे जनपद के लोग हैं वो पटाखे खरीद सके और सुरक्षित वातावरण में खरीदें और सुरक्षित वातावरण में उसका उपयोग करें। और हम जॉइंट सीपी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से मैं आप सब लोगों से ये अपील करता हूं कि जो भी प्रशासन के द्वारा समय समय पर निर्देश निर्गत किए गए हैं, सुरक्षा के मानक निर्गत किए गए हैं, उस सावधानी को बरतें। पटाखा चलाने समय भी सावधानी बरतें ताकि किसी भी को किसी प्रकार की कोई हताहत न होने पाए। राजस्थान के जैसलमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर। मंगलवार दोपहर जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर थायथ गांव के पास एसी स्लीपर बस में अचानक लगी आग ने कम से कम 20 लोगों की जान ले ली। यहां भीषण हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ जब बस में अचानक आग लग गई। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक आग बस के पिछले हिस्से से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 79 वर्षीय हुसैन खान की जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बाकी 19 मौके पर ही जैसलमेर में मृत घोषित किए गए। बस में कुल 57 लोग सवार थे और जान बचाने के लिए
कई यात्री चलती बस में कूद गए। हादसे में 4 महिलाओं और 2 बच्चों समेत कम से कम 15 लोग गंभीर रूप से जल रह गए और जिनमें कुछ 70% तक जल चुके हैं। इन घायलों को पहले जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल और फिर जोधपुर रेफर किया गया और नेशनल हाईवे 125 पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इन्हें तेजी से पहुंचाया गया और साथ में थी 8 एम्बुलेंस और पुलिस टीमें। जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि बस पूरी तरह जल चुकी थी और अब कई शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके थे कि पहचान तक मुश्किल हो रही है। जोधपुर से डीएनए और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और इस भीषण हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक जताया है और प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना कल जैसलमेर जोधपुर के बीच में घटित हुई, जहां एक बस में आग लग जाने के चलते हुए लगभग 20 लोग काल कबलित हो गए, अनेक लोग घायल हुए हैं। 16 लोगों को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के प्रति, उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जो घायल हुए हैं उनको ईश्वर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, उनके कष्टों से उनको मुक्त करे और वो वापस ठीक होकर के घर जाएं, ऐसी उन सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच का विषय भी है। एक बार जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद में ही इस विषय पर आगे टिप्पणी करना समीचीन होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं, इस घटना को लेकर के जिस तरह की संवेदनशीलता देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब उनको ये विषय संज्ञान में लाया गया, रात को चर्चा के बाद में उन्होंने तुरंत सभी मृतकों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए प्रति मृतक और 50,000 रुपए हर घायल के लिए तुरंत सहायता राशि के रूप में घोषित किए। राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने भी अतीव संवेदनशीलता का परिचय देते हुए शीघ्र स्वयं वहां जैसलमेर और जोधपुर जाकर के घायलों के हालचाल जानने और उनको पूरी चिकित्सकीय सहायता मिले, इसको व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कल शाम को जब ये घटना मेरे संज्ञान में आई थी, बैठक चल रही थी, लेकिन उसके बीच में भी मैंने अधिकारियों से बात की, जिला कलेक्टर जैसलमेर से, जोधपुर से, मेडिकल कॉलेज जोधपुर के प्रिंसिपल से, और जैसलमेर से जब घायलों को लेकर के रवाना हुए उससे पहले ही जोधपुर में हमने सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया था। सभी लोग मिलकर के घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, इसके लिए प्रयासरत हैं और हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मृतकों के प्रति एक बार फिर संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अब रुख करते हैं केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में जुड़ी बड़ी खबर की ओर। त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड यानी टीडीबी ने सबरीमाला मंदिर के सोना चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड के प्रेसिडेंट PS प्रशांत ने मामले में कथित रूप से शामिल असिस्टेंट इंजीनियर सुनील कुमार को सस्पेंड कर दिया है। कुमार को इस मामले में आरोपी बनाया गया है और जांच जारी है। PS प्रशांत ने यहां भी कहा कि सोना चढ़ाने के विवाद में शामिल रिटायर्ड अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और उन्हें 10 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। यह निर्णय मंगलवार को हुई टीडीबी बोर्ड मीटिंग के बाद लिया गया है। ഞങ്ങളെ ജീവനക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്നു, ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചില പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്
ആവശ്യമില്ലാത്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു, പ്രതിഷേധങ്ങളും സമരങ്ങളും അരങ്ങേറുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. നമുക്കറിയാം 1252 ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ശബരിമല മുതൽ താഴെ പെറ്റി ക്ഷേത്രം വരെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാദികളും ഒക്കെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല. ലക്ഷോപലക്ഷം വിശ്വാസികളുടെ അവരുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും അവരുടെ വിശ്വാസവും ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. അതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിലപാട്, സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് സുവ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചും കഴിഞ്ഞു. കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് 6 ആഴ്ച ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. 6 ആഴ്ച ക്ഷമിച്ച് ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസിയോട്, കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസിയോട് സഹകരിക്കുവാൻ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ തയ്യാറാകണം. അതല്ല, കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറാകണം. ഞങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ഗൗരവമായ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മറിച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ, CBI വരണം, അതിനു മേലുള്ള ഏജൻസികൾ വരണമെന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇവിടെ പ്രചാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ അത് പറയണം. കേരളത്തിലെ ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അത് പറയണം. കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏജൻസി ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയണം. അതല്ലെങ്കിൽ കൃത്യം 6 ആഴ്ച, ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പറഞ്ഞതുപോലെ ആ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സമയം 6 ആഴ്ച, അതുവരെ ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള മഹാമനസ്കത പ്രതിപക്ഷ നേതാവും. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हो चुकी है। जनता दल यूनाइटेड यानी JDU ने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पार्टी अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट आज दोपहर तक जारी करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय कुमार झा ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी है कि उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। संजय झा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग पर भी फैसला नहीं कर पाया है और जबकि NDA पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थिति का गहराई से रिव्यू करने के बाद उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। झा ने यहाँ भी कहा कि दूसरी लिस्ट भी कुछ ही दिनों में जारी कर दी जाएगी और हमारा मकसद साफ है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाना। JDU का पहला लिस्ट आज जारी होगा, आज दोपहर तक जारी हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी का कल से चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू हो जाएगा। कल वो समस्तीपुर और संभवतः दरभंगा दोनों जगह उनका कार्यक्रम, चुनावी अभियान कल से शुरुआत है मुख्यमंत्री जी का। और आप जानते हैं कि एक एक्सरसाइज होता है, अपेक्षा सबकी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सारा चीज़ देख करके और सारा निर्णय लिया गया है और एक लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट हम लोगों का है, फर्स्ट फेज का लिस्ट, वो हम लोग आज दोपहर तक जारी कर देंगे और संभवतः कल तक या परसों तक हमारा सेकंड फेज का लिस्ट भी निकल जाएगा। सर, इंडिया में जिस तरह की बातें आ रही हैं, इंडिया में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अगर जब साथ में रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी होता है, आप जानते हैं चाहे सीट शेयरिंग हो, नंबर हो, तो बिल्कुल स्पष्ट आ गया। आज तक जो हमारे विपक्ष के लोग हैं आज तक नंबर फिक्स नहीं कर पाए, नंबर तय हो गया, लगभग सीट कौन क्या लड़ेगा वो तय हो गया। अब ये भी देख रहे हैं कि लिस्ट जारी हो रहा है अलग अलग पार्टियों का और जो लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं वो शुरुआत हो गई है। तो हर एक लिहाज से पूरा NDA यूनिफाइड है, एक है, क्योंकि पर्पस है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना। और जो सर्वे आ रहा है, जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो लोगों का सेंटिमेंट है, डबल इंजन के सरकार का जो एक फ़ायदा लोग देख रहे हैं, तो वो पीछे मुड़ करके आप नहीं देखना चाहते। और आप जानते हैं अभी कोर्ट में भी जो हुआ दिल्ली में, तो
तो सारी बातें ऐसा नहीं है, लोगों के, बिहार के लोग बहुत ही स्मार्ट और समझदार हैं उस चुनाव को लेकर के, तो उनको सब बात नज़र में है। और जब मुख्यमंत्री जी का कल से प्रारंभ हो जाएगा चुनावी कार्यक्रम, तो फिर एक अलग माहौल शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि एनडीए नेताओं में ही आपस में सिर्फ फुटबॉल है, या जेडीयू में कहाँ से फुटबॉल? जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है, सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है, वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं, अब फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगा। सर, इस बार सर सोशल मीडिया के जरिए ये सारी जानकारी मिल रही है। वही मैं देख रहा हूँ, रात में दिखा कि अब ऐसा नैरेटिव, मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, और बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भाई अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए, जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का। कोई पुराना वीडियो लेके कहीं चला देता है, कोई गाड़ी को कहीं घुसा देता है, कहीं कुछ जाकर के डाल देता है, और एक कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में भी पैदा करता है। मुझे ही कल सुबह कितने लोग फोन करना शुरू कर दिए, तो हम तो लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया? इसमें तो इसलिए ये इस तरह का अफवाह, एनडीए लार्जर पर्पस ये है कि बिहार के जनता का कल्याण, जो मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में करके दिखाया। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में रोजगार के लिए जो प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, वो इंतजाम कैसा होगा। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में जो बिग टिकट्स, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे आ रहे हैं, पटना मेट्रो को जो एक्सपेंड करना है, या बिहार में जो अन्य क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से काम करना है, वो पर्पस है। उसके लिए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना। सर, हम खुल के अगर पूछे एक समय में, जैसे आपने अफवाह को लेकर कहा, ये बातें खुल कर आई थी कि कहीं आरजेडी जेडीयू साथ ना जाइए, तो अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है और खुले मन से कहा है, ये अब संभव नहीं है, बार बार कहा है। और इसको जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ये क्यों कर रहे हैं। दीवार की लिखावट पढ़िए, लोगों को पता है रिजल्ट क्या होने, ये बिल्कुल दहशत में है। इनको बिहार का चुनाव का रिजल्ट की जानकारी है, लोगों का फीडबैक है, महिलाओं का मूड कैसा है, युवाओं का मूड कैसा है, सब पता है इनको। तो अंतिम जो है कि इसमें कंफ्यूजन पैदा करो, लेकिन ये संभव नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है, आप लोगों ने भी देखा। मध्य प्रदेश के मशहूर गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नेशनल किशोर कुमार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें महान सिंगर, एक्टर और डायरेक्टर किशोर कुमार की समृद्धि में दिया गया। अवार्ड्स मिलने के बाद प्रसून जोशी ने आभार जताते हुए कहा कि किशोर दास जैसे कलाकार विरले होते हैं और हर पीढ़ी के लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि किशोर कुमार को कितनी भी पहचान मिल जाए वो अभी भी कम है। भारत रत्न दिए जाने की लगातार उठ रही मांग को लेकर भी जोशी ने समर्थन जताया और कहा कि सच्चा सम्मान दिल से आता है, प्यार जगाता है और इससे छीना नहीं जा सकता। जोशी ने यह भी कहा कि किशोर दा को हमेशा लोगों का प्यार और तारीफ मिलती रहेगी, यही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। ये किशोर जी तो हम सबको एक तरफ हंसाते थे, दूसरी तरफ रुलाते थे, और
ये आपको सिखाते थे कि जिंदगी को गंभीरता से ले सकते हैं आप, लेकिन स्वयं को गंभीरता से मत लें। और जो आपके अंदर ईश्वर ने गुण दिए हैं, प्रतिभाएं दी हैं, उससे पूरे संसार को उसको लुटाएं, उस सबको, सब औरों पर। तो जितना किशोरदा ने पूरे जीवन में अपने लोगों तक प्यार पहुंचाया है, खुशियां पहुंचाई हैं, और कहीं उनके मन में जीवन के प्रति सोचने का भाव भी पैदा किया है, तो वो किशोरदा अपने दुनिया में रहने वाले थे। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ और किशोरदा की स्मृति में मुझे सम्मानित किया जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है और सारे कलाकारों के लिए गौरव की बात होती है। किशोरदा जैसी हस्तियाँ, किशोरदा जैसी प्रतिभाएं बहुत कम आती हैं संसार में, और हम सब जिसे कहते हैं उसे चेरिश करते हैं। भारत रत्न मिले सर किशोर कुमार को, इसके लिए लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, किशोर जी को किशोरदा को जितने भी सम्मान मिले हैं वो कम हैं। हम जितने चाहने वाले हैं तो हम चाहेंगे उन्हें विश्व के सारे सम्मान मिले, और सबसे बड़ा सम्मान जो है वो लोगों के हृदय में रहना होता है और लोगों के दिलों पर राज करना होता है। वो सम्मान लोग देते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है, जो उसकी अनुगूंज होती है, उसकी जो प्रतिध्वनि होती है, वो जब तक गूंजती रहे तब तक सम्मान आपका है। बाकी सम्मान तो कागजों पर होते हैं, बाकी सम्मान तो रत्न जड़ित जिसे कहते हैं वो होते हैं, धातु के बने हुए होते हैं, लेकिन जो सम्मान दिल से निकलता है वो सम्मान असली सम्मान है, और वो किशोरदा से कोई नहीं छीन सकता। सब लोगों का प्यार किशोरदा तो हमेशा मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में दीपावली से पहले पटाखों पर बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को लेकर शर्तों के साथ छूट दी है। कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाज़त दी है। वही दीपावली के दिन सुबह 6 से 7 बजे तक और फिर रात को 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कोर्ट ने कहा कि उससे पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन बनाना होगा, इसलिए सीमित समय और मात्रा में ग्रीन पटाखों की इजाज़त दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे पेट्रोलिंग टीमें बनाए ताकि यहां सुनिश्चित हो सके कि सिर्फ QR कोड वाले परमिटेड पटाखे ही बेचे जाए और जलाए जाए। साथ ही दिल्ली NCR में बाहर से लाए गए पटाखों पर भी पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अगर नकली पटाखे पाए गए तो लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस बीच दिल्ली की हवा की क्लाइमेटी बिगड़ने के चलते ग्रेप्स 1 लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि आने वाले 4 दिन में बेहद अहम है और ग्रेप्स 1 के तहत कुछ पाबंदियां इसलिए लगाई गई है ताकि लोगों को साफ हवा मिल सके। ग्रेप 1 लागू किया गया है। अगले जो मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 दिन बहुत क्रूशियल हैं। मैं दिल्ली के लोगों का पहले तो धन्यवाद भी करता हूं। दिल्ली ने इस पूरे दशक के सबसे ज़्यादा साफ दिन देने में हम कामयाब हुए हैं। मानयोग रेखा गुप्ता जी की सरकार और दिल्ली के लोगों के सहयोग के कारण अभी ग्रेप 1 लगा है, जिसके हम कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। मकसद यह है कि दिल्ली के लोगों को साफ हवा मिले। दिल्ली के लोग साफ हवा में उन चीज़ों के ऊपर रोक लगानी जरूरी थी दिल्ली के लिए हवा को साफ रखने के लिए, जो इसलिए ग्रेप 1 को लगाया गया है। और ये बेचारे डिप्रेशन के मरीज हैं, कोई अच्छा डॉक्टर आप जानते हो तो जरूर उनके पास लेके जाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हम भारत।